तो आज का मेरा टॉपिक है नेफ्रॉन। क्या मेरा टॉपिक है आज का? नेफ्रॉन। सब एक साथ सबको बोलना है ना? बोलना है एक साथ सबको, समझ रहा है? आज का मेरा टॉपिक है नेफ्रॉन। आज का मेरा क्या टॉपिक है? नेफ्रॉन। कल हमने पढ़े थे उत्सर्जन के बारे में। कल क्या पढ़े थे? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र, जिसको कि हमने वृक्क के माध्यम से समझे थे। उत्सर्जन तंत्र क्या है? किसके माध्यम से समझे थे? वृक्क के माध्यम से हमने समझा कि उत्सर्जन कैसे होता है मानव शरीर में, उत्सर्जी पदार्थ को कैसे बाहर निकाला जाता है ना। ये सब को जानने के लिए हमने कल एक वृक्क की सहारा लिए थे। कल वृक्क की संरचना हमने पढ़े थे। तो उसी वृक्क में जो है वो जो वृक्क की जो बनावट होती है तो नेफ्रॉन की ही रचनात्मक इकाई से होती है ना। वृक्क की जो रचनात्मक इकाई है कौन है? हमारा नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि किडनी की जो बनावट होती है कौन चीज से होता है? नेफ्रॉन से होता है। किसी किसी बुक में नेफ्रॉन की संख्या 10 से किसी बुक में 10 लाख और किसी बुक में 12 लाख होती है ना। तो हमने उसी 10 से 12 लाख नेफ्रॉनों में से एक नेफ्रॉन के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। हम बोल सकते हैं कि किडनी की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है उसी को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं ना। किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आज हम लोग देखो मेरा जो है कि कल वृक्क पढ़े थे कि वृक्क भी रक्त का सफाई करता है, लेकिन वृक्क के अंदर ही वृक्क की जो रचना बनती है, संरचना, वो जो है कि नेफ्रॉन से ही बनती है। मुख्य ऐसे हम समझ सकते हैं कि ब्लड की जो सफाई होती है खास तौर पे नेफ्रॉन के द्वारा ही होती है ना। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन रहता है तो नेफ्रॉन का भी न कुछ भूमिका होगा ब्लड को सफाई करने में, खून को सफाई करने में, है ना। तो हम इस नेफ्रॉन के माध्यम से समझेंगे कि वृक्क के अंदर खून की सफाई कैसे होती है ना, ब्लड की सफाई कैसे होती है। तो देखो यहाँ से एक मेरा है मोटा पाइप, एक है मेरा पतला पाइप। एक मोटा, यहाँ से मोटा पाइप है, यहाँ से जो है कि रक्त का चलना शुरू होगा, रक्त का अंदर आना शुरू होगा। यहाँ से रक्त अंदर आएगी ज्यादा मात्रा में क्योंकि ये मोटा है। यहाँ से ज्यादा मात्रा में क्यों अंदर आएगा खून? क्योंकि ये मोटा है। यहाँ से ब्लड आएगी मेरी ये कुंडलित रचना में, जिसका नाम है अभिवाह धमनिका ग्लोमेरुलस। क्या नाम है इसका? अभिवाह धमनिका ग्लोमेरुलस, है ना। यहाँ पे एक कुंडलित जाली की तरह जो कि ब्लड को साफ करने का काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है। तो यहाँ पे अधिक मात्रा में खून प्रवेश करेगी तो यहाँ पे क्या होगा? चाप, यहाँ पे दाब क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब अधिक मात्रा में तुमको 10 थरिया भात दे देगा एक बार में खाने के लिए तो जल्दी खा पाएगा नहीं। जो कि तुम समय पे खाता है तो उसको समय पे नहीं खा पाएगा। इसलिए ये जो है कि ब्लड को धीरे धीरे साफ करती, क्या करती है? धीरे धीरे साफ करती है, क्योंकि इसकी दाब बढ़ जाती है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे छोटा पाइप है और जो कि यहाँ से रक्त की जो निकलना शुरू होता है, रक्त जो निकलता है यहाँ से हमारे शरीर में जो फैलती है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है ना। क्योंकि इस पाइप के तुलना में ये पाइप क्या है? पतला। ये पाइप की तुलना में ये पाइप क्या है? पतला। इसलिए धीरे धीरे ब्लड निकलती है। इसी क्रिया के दौरान यहाँ जो फिल्ट्रेशन होती है, इसी क्रिया के दौरान हमारे शरीर में यूरिया, अमोनिया जैसे एक विषाक्त पदार्थ बनते हैं जिसको निकालना आवश्यक होती है ना। उसको रखना हानिकारक है हमारे शरीर में। ये जो है कि धीरे धीरे जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं धीरे धीरे ये हमने लिखा है इसके बारे में, कटोरा जैसा एक रचना होता है, कटोरा या छन्ना जो भी बोलो, इसकी जैसी रचना होती है। तो इसकी सतह क्या हो जाती है? जम जाती है। इसकी सतह पे जो अनावश्यक पदार्थ है क्या हो जाती है? यहाँ पे जम जाती है। तो इस पाइप के माध्यम से फिर कुंडलित नलिका, हमने यहाँ पे लिखा है कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका का मतलब होता है लपेटे हुए रहना। कुंडलित, क्योंकि यहाँ पे लपेटा हुआ है, घुरा हुआ है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कुंडलित, है ना। तो यहाँ से ब्लड की चलना शुरू होगा, सॉरी ब्लड नहीं,
यहाँ से जितने अनावश्यक पदार्थ है, यूरिया, अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थ, तो इस पाइप के माध्यम से आएगा कुंडलित नलिका के माध्यम से। फिर हमारे यहाँ आने के बाद जो है जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जो व्यर्थ पदार्थ हैं हमारे शरीर में जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो इस पाइप के माध्यम से यहाँ आने के बाद यहाँ एक दाब लगती है ना। जैसे हम मूत्र निष्कासित करते समय दाब लगता है, तो उसी दाब को हम बोलते हैं एनलेका अवरोहित चाप। क्या बोलते हैं? एनलेका अवरोहित चाप। चाप, यहाँ पर जो एक चाप लगती है, चाप का मतलब दाब लगता है। यहाँ पे एक चाप लगती है। देखो यहाँ पतला पाइप है, यहाँ मोटा पाइप, ये मेरा मोटा पाइप, ये पतला पाइप, तो यहाँ पे दाब लगती है। दाब का मतलब चाप, चाप बोलो या दाब बोलो, है ना। तो ये दाब को क्या कहते हैं? एनलेका अवरोहित चाप, है ना। तो फिर यहाँ दाब लगने के बाद मेरा व्यर्थ पदार्थ इसके माध्यम से दूरस्थ कुंडलित नलिका के माध्यम से मेरा आ जाता है संग्राहक में, है ना। संग्राहक में भी कई सारी नलिकाएं रहती है, समझ रहा है। जो संग्राहक में कई सारे नलिकाएं रहती है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि मुख्य है, प्रमुख है ना। तो यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है। हमने यहाँ लिखा है इसका नाम, ये पाइप का नाम दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ का मतलब दूर, कुंडलित का मतलब लपेटा हो। ये जो कुंडलित मेरा नलिका है, इससे बहुत दूर है ये नलिका, है ना। अगर हम रियल नेफ्रॉन को देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो ये मेरा इससे कुंडलित नलिका से ये दूरस्थ नलिका क्या होगा? बहुत दूर होगा। क्या होगा? बहुत दूर। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ से जो व्यर्थ पदार्थ होती है, तो संग्राहक के माध्यम से ये जो मेरा है ना, ये नलिका, ये जो है कि मूत्र वाहिनी से जुड़ी हुई है। कल हमने मूत्र वाहिनी की तस्वीर पढ़ी थी, है ना। ब्रिक के माध्यम से मूत्र वाहिनी को भी हमने कल समझे थे। तो ये कहाँ से जुड़ी हुई रहती है? मूत्र वाहिनी से। और मूत्र वाहिनी से जुड़ी हुई रहती है, तो मूत्र वाहिनी के माध्यम से व्यर्थ पदार्थ कहाँ चली जाती है? मूत्राशय के अंदर, है ना। फिर जो है कि हम जो है कि मूत्र मार्ग के सहारा लेकर हम उसको समय समय पर निष्कासित करते हैं ना जी। तो अब आना है यहाँ पे ब्रिक का कार्य, यानी मूत्र का निर्माण, है ना। ब्रिक का जो कार्य होता है, मूत्र का निर्माण, मूत्र का जो निर्माण हमारे ब्रिक में होती है, तो ये जो है कि 3 चरणों में संभव है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो डायरेक्ट हम मकान ठोक लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। पहले कुर्सी बनाया जाता है, उसके बाद पिलर ढलाई होती है, फिर उसके बाद ईटा को जोड़ैया किया जाता है, फिर उसके बाद ढलाई होती है ना। उसी प्रकार मूत्र का जो हमारे शरीर में निर्माण होती है, 3 चरणों में होती है। पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, हमने बताए थे यहाँ पे, हमने बताया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। सबसे पहले ब्लड का यहाँ क्या होता है? फिल्ट्रेशन होती है। फिर उसके बाद जो है कि हमने यहाँ लिखा है अमोनिया, यूरिया, फिर उसके बाद बाहर निकलती है, फिर उसके बाद बाहर निकलता है। देखो दूसरा चरण मेरा है ट्यूबुलर पुनर, है ना। अवशोषण करना, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? अवशोषण। अवशोषण का मतलब अपने ओर खींचना। ये जो खास तौर पे हम बोल सकते हैं इसको ट्यूबुलर पुनर जो है, इसका नाम है, किसका नाम है? ये जो सतह हमारी दिख रही है ना, ये जो जितने व्यर्थ पदार्थ उसको क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, अपने ओर जमा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कि ट्यूबुलर स्त्रवन के मतलब बाहर निकाल देना, है ना। स्त्रवन का मतलब बाहर निकाल देना, है ना। तो ट्यूबुलर स्त्रवन के माध्यम से जैसे कुछ व्यर्थ पदार्थ स्त्रवन होते हैं। तो स्त्रवन का मतलब हम समझ सकते हैं कि बाहर निकलना, किसी भी व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकाल देना, निष्कासित करना, तो स्त्रवन कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा नेफ्रॉन के बारे में मेरा जितने भी डाउट्स थे सब क्लियर हुए, है ना। तो कल का मेरा वीडियो रहेगा कि मूत्र का निर्माण में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं, यानी मूत्र की बनावट कैसे होती है ना। कल का मेरा ये वीडियो रहेगा। इसके नेफ्रॉन के बारे में कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।